चलिए बच्चों इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं अपन। फॉर अ रिजिड बॉडी सिस्टम द वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल 1 and 2 आर रिप्रेजेंटेड बाय v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर वेयर v1 is 10 meter per second and length is 2 meter. Then find relation between v1 v2 theta 1 theta. Find angular velocity omega of the rod. तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। क्या है की कॉन्सेप्ट? अगर अपने पास कोई भी रिजिड रॉड गिवन है तो वेलोसिटी अलोंग द रॉड रिमेन्स सेम। क्या सेम होना भी चाहिए? बिल्कुल। आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास लेट्स से ये एक रिजिड रॉड है, लेट्स से हमारे पास कोई एक रिजिड रॉड है ये, तो क्या अगर रिजिड रॉड है इसको ना तो आप स्ट्रेच कर सकते हो और ना ही इलोंगेट कर सकते हो। स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये जो लेंथ रहेगा, लेट्स से अगर मैं इस दोनों पॉइंट को मार्क कर दूं, एक पॉइंट को ए एक पॉइंट को बी, तो इसके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए और बी के बीच का लेंथ एल अगर मैं कह दूं, तो क्या किसी भी टाइम पे लेंथ एल चेंज होगा? क्या नहीं होगा? अगर लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब अगर मैं कह दूं लेट्स से वेलोसिटी ऑफ वी भी कुछ ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में और सेम वैल्यू का होना चाहिए, तभी तो लेंथ नहीं चेंज होगा। आई कहानी समझ में? तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी को एक ऐसे लैंग्वेज में भी कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है बच्चों? इस केस में जीरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अलोंग वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी का अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द रॉड क्या वो भी सेम होगा? बच्चों वो डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। वेलोसिटी का डिफरेंस होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड और इजिली रोटेशन हो जाएगा वहां पे। और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है वी रिलेटिव फाइंड आउट कर लेना है परपेंडिकुलर टू द रॉड, डिवाइड कर देना है सेपरेशन बिटवीन दैट पॉइंट ए और बी पॉइंट, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी इससे आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए अपन वन बाय वन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए। पार्ट ए क्या गिवन है देखिए, रिलेशन बिटवीन v1 v2 थीटा 1 थीटा 2। पहला रिलेशन पहले की कॉन्सेप्ट से आया कि वेलोसिटी जो होगा कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड दैट शुड बी इक्वल। यहां देखिए बच्चों, यहां पे हमें जो है दे रखा है इस पॉइंट का वेलोसिटी v1, एंगल कितना है 37 डिग्री। अगेन दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी, मैं दोनों पॉइंट को मार्क भी कर लूंगा। अच्छा यहाँ पे 1 और 2 मार्क कर रखा है, तो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट है उसका एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री और वेलोसिटी v2 दिया है। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है कितना 60 डिग्री। ये गिवन है हमारे पास। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज 1 एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज 2। ऑलराइट, length between point 1 and 2 is L. L length is also given. So, as we know that velocity along the length of the rod should be same. V1 का हमने बच्चों दो कंपोनेंट ले लिया। One is along the rod, that is V1 cos 37, and another one is perpendicular to the rod, that is V1 sin of 37. Next, V2 along the rod component will be V2 cos 60 and perpendicular to the rod will be V2 sin 60. आई होप बच्चों कंपोनेंट लेना आपको आता होगा वेक्टर क्वांटिटी का। ओके, नाउ सिंस वेलोसिटी अलोंग द रॉड शुड बी इक्वल, दैट मीन्स v1 cos 37 is equals to v2 cos 60, v2 cos 60, v1 into cos 37। लेट्स से बच्चों हमने एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये है हमारा एंगल थीटा, दैट इज 37, ये होता है 3, ये 4, ये 5। याद रखिए cos 37 comes out to be base upon hypotenuse, that is 4/5, which is equals to v2 cos 60. Sin 30 1/2, cos 60 will be 1/2. v1, that is 4v1 upon 5 is equals to v2 upon 2. We can also write like this, 4 2s are 8. 8v1 is equals to 5v2. This is the required relation between v1 v2. Also,
If we put value of v1 that is given as 10 meter per second, we can find value of v2. So putting value of v1, that is v1 is given as 10 meter per second. 8 into 10 is equals to 5 into v2. From here we get v2 8 into 10 upon 5. 5 1 ja 5 2 ja 8 2 ja 16 meter per second. This is the required value of v2. All right. So this is the relation, that is 8 v1 is equals to 5 v2. This is the relation between v1 v2. And if we have to calculate magnitude of v2 as well, that is 16 meter per second. Now relation theta 1 theta 2. Okay, we have to relate theta 1 theta 2 as well. Now come to perpendicular component. So perpendicular component here is v2 sine 60 and this is v1 sine 37. All right, student. So we can find v2 sine 60 as v2. Value of v2 is 16. 16 into sine 60. Sine 60 will be root 3 by 2. 2 1s are 2 8s are. So 8 root 3 meter per second. This is the perpendicular component of velocity of point 2. And here it is v1 sine 37. v1 is given as 10. Sine 37, that is 3 upon 5. 5 1s are 5 2s are, that is 6 meter per second. So now we have velocity of point 1 as well as point 2 perpendicular to the rod. Now what we have to find is angular velocity omega. So part B is okay. अब हमें angular velocity of rod find out करना है. So बच्चों angular velocity omega से अपन डिनोट करते थे. क्या है हमारा v perpendicular to का perpendicular to the rod माइनस का फर्स्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा उसका परपेंडिकुलर, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट 2 and 1 क्या है, एल है. अब आइए v2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर देखें अपन तो कितना वैल्यू है 8 रूट 3 और डायरेक्शन क्या है बच्चों, माइनस का जे कैप. माइनस का जे कैप में है, निगेटिव वाई एक्सिस में है. सो वी कैन राइट 8 रूट 3 और डायरेक्शन क्या है, माइनस का जे कैप, माइनस का. आइए v1 का परपेंडिकुलर टू द रॉड मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है प्लस का जे कैप, प्लस जे कैप. सो माइनस का क्या है 8 रूट 3. ठीक है, ये हमारा माइनस का है, माइनस का जे कैप. एंड v1 परपेंडिकुलर क्या है प्लस का जे कैप. तो जब आप v2 माइनस v1 करेंगे तो ये 6 भी आपका माइनस में चला जाएगा. सो v2 परपेंडिकुलर माइनस 8 रूट 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय लेंथ क्या आ जाएगा, l आ जाएगा. लेंथ क्या आ जाएगा बच्चों, l आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहां से अपन लिख सकते हैं माइनस का 8 रूट 3, माइनस का कितना है 8 रूट 3. ओके 8 रूट 3 कर लेते हैं, वैल्यू दे ही रखा है ना 8 रूट 3. यस, हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है 8 रूट 3. तो 8 रूट 3 माइनस और माइनस 6 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं फटाफट. दोनों क्या करते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं. ठीक है, 8 इंटू रूट का 3 और इसमें ऐड कर लिया हमने 6, तो आ गया मेरे पास माइनस का 19.8 अपॉन लेंथ कितना बच्चों, एल की वैल्यू 2 है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया कितने से, 2 से. तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 9.9 और रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. माइनस साइन क्या डायरेक्ट कर रहा है बच्चों, हमने क्या किया है v2 परपेंडिकुलर में माइनस किया है v1 परपेंडिकुलर को. ठीक है, तो डायरेक्शन ओमेगा का निगेटिव आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो आप कहोगे कि सर v2 परपेंडिकुलर जो है वो कुछ ऐसे है, इसमें से हमने माइनस किया है इसको, तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा हमारे ओमेगा का. ठीक है, ओमेगा का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो. आई होप बच्चों आपको कहानी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. ठीक, illustration number 2. If angular displacement of a particle moving on a curved path be given as theta is equals to 1.5 t plus 2t square where t is in second, the angular velocity at t equals to 2 second will be in radian per second.
बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हमें यूज करना है कि जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। थीटा की वैल्यू दे रखा है, इनफैक्ट थीटा हमारा टाइम का फंक्शन है, और कितना वैल्यू दे रखा है 1.5 टी प्लस 2 टी स्क्वायर, ये थीटा दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा अपॉन डी टी। नाउ d अपॉन डी टी, थीटा की वैल्यू पुट किया हमने 1.5 टी प्लस 2 टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट 1.5 टी, डिफरेंशिएशन ऑफ 1.5 टी इज 1.5, dt बाई डी टी 1 हो गया, प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टी स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 इंटू टी। ओके, नाउ putting the value of time, that is t is given as 2 second, t is given as 2 second. Omega is equals to 1.5 plus 4 into 2, that is 4 2 are 8, 1.5 plus 8, that is 9.5. 9.5 radian per second is our correct answer, which is option number C. Illustration 3. A disk rotates with uniform angular acceleration of 2 radian per second square about its axis. If the disk starts from rest, how many revolutions will it make in the first 10 seconds? सो बच्चों, अगर की कॉन्सेप्ट की अपन बात करें तो आपको की कॉन्सेप्ट इनफैक्ट यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पूछा है। हमें पता है कि जैसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर रखा था, वैसे ही आप यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी आप ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंड को, क्योंकि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पूछा गया है, तो अपन सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन है हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है, कांस्टेंट है। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट इज ओमेगा नॉट की वैल्यू बच्चों अपने को कितना दे रखा है 0 रेडियन पर सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, और टाइम की वैल्यू दे रखा है 10 सेकेंड। सो हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास थीटा आ गया कितना 100, थीटा आ गया कितना 100 आ गया। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। अब ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना 100, और यूनिट क्या होगा रेडियन, 100 रेडियन। ऑलराइट बच्चों, तो ये थीटा है 100 रेडियन, लेकिन हमसे पूछा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। तो अगर अपन बात करें तो हमारा पार्टिकल जो है एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना एक रिवॉल्यूशन में कितना थीटा कवर करेगा, तो आपको हो गए 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, तो 2 पाई रेडियन होता है बच्चों, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच रिवॉल्यूशन, तो 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच रिवॉल्यूशन, 1/2 पाई। एंड हियर वी हैव 100 रेडियन, सो 100 रेडियन इज इक्वल्स टू 100/2 पाई रिवॉल्यूशन। 2 1 जा 250 जा, सो 50/पाई रिवॉल्यूशन। प्रॉब्लम पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन फर्स्ट 10 सेकेंड, वी विल से 50/पाई रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन 10 सेकेंड। सो 50/पाई हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फाइंड ओमेगा 2 इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द व्हील्स। अब लेट से बच्चों हमारे पास क्या है, 2 व्हील लेट से गिवन है, एक ये हो गया और एक और व्हील मैं बना लेता हूँ। ठीक है, 2 व्हील है हमारे पास। लेट्स से एक जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा 1 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है। कह रहा है कि इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द व्हील्स, तो अगर बच्चों इस बिटवीन द व्हील्स कह रहा है देयर इज नो स्लिपिंग, दैट मीन्स जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, दोनों डिस्क के लिए, दोनों व्हील के लिए क्या है वो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स V1 शुड बी इक्वल्स टू V2। इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉर नो स्लीपिंग
जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा आर, वी क्या होता है, ओमेगा आर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज ओमेगा वन आर वन शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा टू इंटू आर टू। हमें ओमेगा टू फाइंड करना है, बाकी सारे वैल्यूज गिवन है। ओमेगा वन कितना है 400, आर वन गिवन है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा टू गिवन है बच्चों हमारे पास नहीं गिवन है, ओमेगा टू फाइंड करना है, आर टू कितना है 6। सो हेयर ओमेगा टू विल बी 400 इंटू टू अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा 400 अपॉन 3, 400 अपॉन 3 आरपीएम। अब ध्यान से देख सकते हैं एक चीज बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी दो व्हील हो, दो गियर हो, अगर नो स्लिपिंग से ये रोटेट करेगा तो आप ओमेगा वन आर वन इज इक्वल टू ओमेगा टू आर टू यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप देख सकते हैं कि जब आप लिखोगे ओमेगा वन आर वन इज इक्वल्स टू ओमेगा टू आर टू, यहाँ से आप ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू देखो तो क्या आ जाएगा, आर टू अपॉन आर वन, आर टू अपॉन आर वन। सो यहाँ पे अगर आर टू देखें तो आर टू का वैल्यू ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर है कंपेयर टू आर वन, तो आर टू बड़ा है आर वन से, आर टू बड़ा है तो ओमेगा वन बड़ा होगा बच्चों, आर टू बड़ा है तो ओमेगा वन बड़ा होगा। यहाँ देख सकते हैं ओमेगा टू है 400/3 और ओमेगा वन कितना था 400 था। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर रेडियस बड़ा है तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रेडियस बड़ा तो ओमेगा छोटा। ऑलराइट, तो ये कुछ कहानी था। लार्जर रेडियस तो ओमेगा कम ही होगा, मतलब जो व्हील का बड़ा व्हील जो है उसका ओमेगा कम है कंपेयर टू छोटा व्हील, उसका ओमेगा ज्यादा है। Illustration number 5. The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 120 revolution per minute. It comes to rest in 10 seconds after being switched off the engine. Assuming uniform angular deceleration, find the number of revolutions made by it before coming to rest. बच्चों अगर अपन की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन वर्ड यूज किया, तो डिसेलरेशन हो या एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है तो अपन यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, और हमें सिंस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए तो हमें ये भी पता है कि वन रिवॉल्यूशन कितना एंगल कवर्ड होगा, तो आप कहोगे 2 पाई रेडियन कवर होगा। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट को अपन यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज अगर अपन देखें, गिवन हमारे पास क्या सब है, तो ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों ये 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट बेसिकली क्या दे रखा था हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखा था। इससे हम ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं, 2 पाई इंटू एफ करके। अब रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को पर सेकेंड बना दीजिए, तो मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया हमने, 61 जा 62 जा दैट इज 2 2 जा 4 पाई, एंड नाउ दिस ओमेगा नॉट इज इन रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है, फाइनल ओमेगा जीरो, क्योंकि रेस्ट पे लाना है तो 0 रेडियन पर सेकेंड, एंड टाइम हियर इज 10 सेकेंड. So for using this formula, theta is equals to omega naught t plus half alpha t square, we don't have value of alpha. So first calculate value of alpha using first equation, and first equation is omega equals to omega naught plus का alpha into time t. Here omega is 0, omega naught is 4 pi plus का alpha we don't know, we have to find value of alpha, and time is 10 second. From here alpha comes out to be minus 4 pi upon 10. This is the value of alpha. Since it is angular deceleration, that's why value of alpha is negative, and unit is radian per second square. This is the value of alpha. Now use this formula, theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. Alright, so theta is equals to omega naught. Omega naught is 4 pi. 4 pi into t is 10 second plus half. Alpha is minus 4 pi by 10 into t is 10, 10 ka square 100. Alright, theta comes out to be 4, 10, 40 pi minus का 2 1 जा 2 2 जा and 10 ने 10 cancel किया, that is 10 2 जा 20 pi. 40 pi minus 20 pi, that is 20 pi. This is the value of theta. As we know that in one revolution there is angle subtended
will be 2 pi. So 2 pi radian is equals to 1 revolution. 1 radian is equals to how much revolution? So 1 upon 2 pi revolution. And 20 pi radian. 20 pi radian is equals to 1 upon 2 pi into 20 pi revolution. All right. Pi cancel out. 2 ones are 2 tens are. That is 10 revolution. Number of revolution in 10 seconds will be 10 revolution. This is our correct answer. Illustration 6. Two heavy particles having masses m1 and m2 are situated in a plane perpendicular to line AB at a distance of r1 and r2 respectively. What is the moment of inertia of the system about axis AB? Second part is what is moment of inertia of the system about an axis passing through M1 and perpendicular to the line joining M1 and M2. And third part is what is moment of inertia of the system about an axis passing through M1 and M2. सो बच्चों अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट का कि क्या यूज होना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो M1 M2 मास गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अपन फाइंड करते हैं पॉइंट मास के लिए तो अपन नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं. आई नेट दो पार्टिकल है तो दोनों की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 आएगा वो दोनों फाइंड करते हैं. अब बच्चों हमें ये भी पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए कैसे फाइंड करते हैं, मास m इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं अपन बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं. लेट्स से ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. इससे अगर हमने r डिस्टेंस पे m मास लिया है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको अपन कह देते हैं m इंटू r परपेंडिकुलर, दैट इज r का स्क्वायर. r हमारा यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलराइट, इतनी कहानी आई होप आपको समझ में आता है. अब आइए फर्स्ट पार्ट में कौन सा एक्सिस दे रखा है. कह रहा है कि दो हैवी पार्टिकल है, मास m1 m2 का आर सिचुएटेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2. सो ये जो लाइन ए बी है बच्चों, लाइन ए बी, लेट से इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं. ठीक है, ये हमारा हो गया y एक्सिस. लाइन ए बी क्या है, इसको मैं ले लेता हूं, दिस इज आवर y एक्सिस. एंड बोथ मास m1 एंड m2 आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली. लेट्स से यहाँ पे हम m1 मास को ले लेते हैं, यहाँ पे अपन m2 मास को ले लेते हैं और दोनों r1 और r2 डिस्टेंस पे है. r1 और r2, दिस इज r1 और इसको अपन ले लेते हैं r2. देखिए बच्चों, क्या m1 m2 जिस प्लेन में है उसको मैं x कह दूं, ये x प्लेन में है, और हमारा जो ये एक्सिस है ए बी एक्सिस वो क्या है, ये जो हमारा y एक्सिस है, इनफैक्ट इसको मैं a इसको b कह देता हूँ. तो मास m1 m2 को जो कनेक्ट कर रखा है उसको लाइन ए बी कह दिया हमने, और जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो परपेंडिकुलर है, उसको मैं y में ले लेता हूँ. तो x और y ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है भी. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, नो 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 नो, ए बी जो है ना हमारा वो एक्सिस का ही नाम है, ए बी, ये इसी एक्सिस का नाम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 का फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस ए बी. आपको सर सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट मास 1 का क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, मास 2 का हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 m2. अब बच्चों इसी एक्सिस ए बी एक्सिस को कह रहा है कि लेट्स से ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन किया हुआ है इसके परपेंडिकुलर हमारा एक्सिस है और पास कर रहा है किससे, m1 से. इसके अबाउट अब की बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, आई इज इक्वल्स टू मास m1 का 0 हो जाएगा, बिकॉज जो एक्सिस है वो मास से ही पास होता दिख रहा होगा आपको. तो m1 की वजह से जो इनर्शिया आना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो 0 है, बट m2 की वजह से आएगा. ठीक है, m2 की वजह से आएगा, और m2 की वजह से कितना आएगा, तो आपको हो गया कि सर m1 और m2 को जो लाइन ज्वाइन किया है इसके बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए अब, तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा, है ना, r1 प्लस r2 हो जाएगा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन
m1 and m2. So m2 into perpendicular distance is r1 plus r2 का square. I will be m2 times of r1 plus r2 का square. I hope बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में अच्छे से आ चुका है. Now come to third part. Now come to third part. What is third part? What is moment of inertia of the system about an axis passing through m1 and m2? Now let's say यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है. ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा m1 and this is m2 and we have to find moment of inertia. We have to find moment of inertia about this axis which is passing through m1 and m2. So इसके about moment of inertia अगर आपको find out करने कहा जाए, आपको सर m1 and m2 both are passing through या फिर m1 and m2 both are lying on the axis of rotation itself. So we can say that moment of inertia due to m1 will be 0 as well as m2 will be 0. So net moment of inertia will be 0. I hope बच्चों हर एक पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया. Illustration 7. For particles, each of mass m are kept at the four corners of a square of edge A. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square. So बच्चों हमें moment of inertia find out करना है. चारों के चारों पार्टिकल अगर देखें तो पॉइंट मास है और पॉइंट मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इंटू एम, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकुलर मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो की कॉन्सेप्ट बस यही था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पॉइंट मास के लिए दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. एंड ऑल्सो सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, फॉर moment of inertia of given system we will add moment of inertia of individual mass particle. All right, so आइए सबसे पहले एक्सिस को लोकेट किया जाए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस एक्सिस के about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center. दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ है, यहाँ पे. तो हमें इसके अबाउट फाइंड आउट करना है एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ये. ठीक है, अगर अपन एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं तो जेड एक्सिस में ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड में है. एंड नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें फाइंड आउट करके बताना है. अगर अपन इस मास की बात करें, ये जो मास है वो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आपको कहोगे सर ये ए है और ये भी ए है. दिस डिस्टेंस, ये टोटल डायगोनल का जो लेंथ है वो √2a हो जाएगा और हमें इनफैक्ट हाफ डिस्टेंस चाहिए. तो √2a का हाफ कर लेते हैं एक बार. √2a का हाफ करेंगे तो a अपॉन √2 हो जाएगा. डायगोनल लेंथ का हाफ a अपॉन √2. सो आर परपेंडिकुलर बेसिकली हर एक पार्टिकल का, क्योंकि सिमेट्री है, जितने भी पार्टिकल हैं जितने भी वर्टिसेस पे है ये भी a अपॉन √2 पे है, ये भी a अपॉन √2 पे है, ये भी a अपॉन √2 पे है, ये भी a अपॉन √2 पे है. सो हेयर आर परपेंडिकुलर जो होगा वो a अपॉन √2 होगा फॉर इच पार्टिकल, फॉर इच मासेस, फॉर इच मासेस. ठीक है, बिकॉज इच मास आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस. मास अगेन मास जो है m1 एज वेल एज m2 एज वेल एज m3 एज वेल एज m4 सब का सब क्या m के इक्वल ही है. तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्टिकल का फाइंड कर लेते हैं, इनटू 4 कर देंगे तो चारों का आ जाएगा. क्योंकि आर परपेंडिकुलर भी सबका सेम है, मास भी सबका सेम है, तो सिमेट्री है. वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नेट इज 4 times of moment of inertia due to one particle. So 4 into I क्या हो जाएगा, m into r परपेंडिकुलर का स्क्वायर. r परपेंडिकुलर इज a बाय √2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन. 4 into m into a स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर. 2 2 1 जा 2 2 जा. So net moment of inertia comes out to be 2ma square. This is our perfect answer. Illustration number 8. Three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle PQR of side A as shown in figure. Calculate the moment of inertia of the system. बच्चे हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं और सारे के मास m है, वर्टिसेस पे हमने रखा है. तो बेसिकली सारे के सारे पॉइंट मास है और पॉइंट मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड आउट करते हैं वो m टाइम्स ऑफ r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, where r perpendicular is the perpendicular distance of mass from the axis. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस. तो की कॉन्सेप्ट तो यही है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर यूज करना है. 3 मास है तो तीनों की वजह से आई नेट स्केलर क्वांटिटी है I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेंगे. ऑलराइट, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है
कि द लाइन पी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू इन द प्लेन ऑफ पी क्यू आर. सो लाइन, दिस इज द लाइन पी एक्स, ये लाइन है हमारा. दिस इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू एंड इन द प्लेन ऑफ पी क्यू आर. इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है बच्चों अपने को, तो P तो उस एक्सिस से ही पास करता हुआ आपको दिख रहा होगा. P जो है हमारा वो उस एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जीरो हो जाएगा. प्लस का क्यू वर्टिसेस पे जो मास है वो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, तो हम लिखेंगे m इंटू ए का स्क्वायर प्लस आर पे देखते हैं. आप कहोगे कि सर ये यहाँ से यहाँ तक a बाई टू डिस्टेंस, सो दिस वन इज ऑल्सो a बाई टू डिस्टेंस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो जो थर्ड नंबर r वाला है वो m a बाई टू डिस्टेंस पे है, तो a बाई टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाय 4. सो इट विल बी 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाय 4 ma स्क्वायर. 5 बाय 4 ma स्क्वायर हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ऑलराइट, अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर. सो हियर बच्चों पी क्यू आर, लेट से मैंने किसी भी इस ट्राइंगल के एक साइड को कह रहा है कि कोई भी एक साइड आप पकड़ सकते हो, मैंने इसी साइड को पकड़ लिया. इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. सो आई इज इक्वल्स टू, आप कहोगे कि सर P पे जो मास है m वो उस एक्सिस पे ही रखा हुआ है, जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Q पे जो मास है उसी एक्सिस पे है, जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो R पे मास रखा है वो बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन किया. क्या हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको मैं R से डिनोट करता हूँ. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा. क्या ये बेस हमें पता है a बाई टू? हाँ पता है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 यूज करते हैं. ठीक है, तो हमने r के लिए क्या यूज किया है? पहले एक छोटा सा हमने डेरिवेशन, मतलब r के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा. tan 60, tan 60 is basically perpendicular r upon base, that is a by 2. So we can write r is equals to a by 2 tan 60. tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होता है, तो r will be √3 by 2 times of a. ये थर्ड मास जो हमारा r पे रखा हुआ है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इस एक्सिस के बाद. सो नाउ वी विल यूज एम आर स्क्वायर. मास तो m था और r है √3 by 2, √3 by 2a. r परपेंडिकुलर है, √3 by 2a का स्क्वायर कर लेते हैं. सो i कम्स आउट टू बी m √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 by 4 ma स्क्वायर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट 2. नाउ पार्ट 3 की बात करते हैं. पार्ट 3, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर. ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे मैं एक बार इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. कह रहा है कि अब की बार जो हमें चूज करना है एक्सिस, वो एक्सिस है कि सेंट्रॉइड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. आप कहोगे कि सर एक्सिस को अगर आप सेंट्रॉइड से पास करवाओगे तो लेट से हमने कहाँ पे सेंट्रॉइड मीट करेगा? ये यहाँ पे तीनों मीडियन जहाँ पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा सेंट्रॉइड. तो हमें इसके अबाउट, और जो एक्सिस हमारा वो परपेंडिकुलर है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इस ट्राइंगल को रखता हूँ तो जेड जो है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो हमें आई जेड बेसिकली फाइंड आउट करके बता. आइए आई जेड के लिए क्या करें. आप कहोगे सर सिंस सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, सारे के सारे मास सेंट्रॉइड से उतना ही डिस्टेंस पे, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? आप कहोगे ये जो वैल्यू है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मास भी इसी आर परपेंडिकुलर पे है, ये मास भी उतने ही आर परपेंडिकुलर पे है, ये मास भी उतने ही आर परपेंडिकुलर पे है. तो आर परपेंडिकुलर सेम है, मास की वैल्यू भी सेम है. तो सिमेट्री से अपन एक क्या करते हैं, एक की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा. अब आइए ये परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर फाइंड आउट कैसे किया जाए. आइए बच्चों, उसके लिए क्या ये एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये 60 को इसने 30 बनाया. ये बेस हमें पता है a बाई 2, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो मैं कहूँगा आप यूज करो cos 30. cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. cos 30 थीटा हमारे पास 30 है, बेस हो गया a बाई 2, हाइपोटेनियस हो गया r परपेंडिकुलर r कर लेते हैं. तो यहाँ से r आ जाएगा a बाई 2 cos 30, a बाई 2
cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, a अपॉन √3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ r परपेंडिकुलर। नाउ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें सब की वजह से क्या करना है, ऐड कर देना है। एक की वजह से क्या हो जाएगा, mr², m r कितना है, a/√3, इसका स्क्वायर इंटू 3 है, 3 कर लेते हैं, तो ma²/3 इंटू 3, 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, ma², कितना आ गया, ma²। दिस इज द पार्ट नंबर 3, ये थर्ड पार्ट का हमारा आंसर है। Illustration 9. If masses 2 kg, 5 kg and 1 kg are kept at 0, 1, 0, 0, 1, 1 and 1, 1, 1 respectively, then find moment of inertia of system with respect to x-axis, y-axis and z-axis. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वही पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास की वजह से mr², r क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द मास। ऑलराइट, आते हैं सबसे पहले अपन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करते हैं। पहला पार्ट है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मास अगर 2 kg को देखें तो 2 kg मास एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आप कहोगे 1 मीटर पे। तो हम लिख सकते हैं m इंटू आई नेट लिखना है मुझे, पहला मास 2 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए mr² यूज करते हैं, 2 kg का एक्स एक्सिस के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस का दूसरा मास क्या है 5 kg, 5 kg का पोजीशन क्या दे रखा है 0, 1, 1, y1 और z1। तो एक्स एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, mr² प्लस का थर्ड मास है 1 kg एंड इट इज लोकेटेड एट 1,1,1 बच्चों 1, 1, 1 है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, अगेन इसका मास 1 होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस का 5, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू √2 का स्क्वायर 2। So 2 plus 10 plus 2, that comes out to be 14 kg meter square. 14 kg meter square. This is the moment of inertia with respect to x-axis. Now, what is moment of inertia with respect to y-axis? So I net again find करते अपन y-axis के about. सबसे पहले 2 kg की बात करें, 2 kg तो y-axis पे खुद ही लाई कर रहा है, तो 2 kg की वजह से 0। नेक्स्ट है हमारा 5 kg, 5 kg की वजह से अगर अपन देखें तो 5 kg क्या है 0, 1, 1, 0, 1, 1, तो 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y क्या है 1 है, 5 kg देखिए y से 1 मीटर पे ही, तो अपन क्या लिखेंगे 5 इंटू 1। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कि y एक्सिस से 1 मीटर पे है 5 kg, तो 1 प्लस का अगेन 1 kg, 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार क्या हो जाएगा, तो 1 kg है 1,1,1, तो अगेन √1 प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, √2 का इनफैक्ट स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो आई नेट आ जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस का √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 7, 7 kg मीटर स्क्वायर। दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। एंड थर्ड पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है। आइए अपन 2 kg को देखें, 2 kg इज 0, 1, 0। सो z एक्सिस से अगर अपन 2 kg को देखें तो कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है z एक्सिस से, तो आप कहोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है z एक्सिस से इसका तो है 0, 1, 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसका 1। ओके, तो मास था 2 kg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस z एक्सिस से 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का नेक्स्ट मास है हमारा कौन सा 5 kg, सिचुएटेड एट 0, 1, 1, दैट इज z एक्सिस से ये 1 मीटर पे है, तो अपन लिख सकते हैं 5 kg इंटू z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 kg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 kg कहाँ पे लोकेटेड है 1, 1, 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज √2, इसका स्क्वायर कर लेना अपने को। क्या रहा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस का 5 प्लस का 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 9 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्ट सी का आंसर है। आई होप बच्चों हर एक कोऑर्डिनेट आप अच्छे से लोकेट करके उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर पा रहे हो एक्सिस के। Illustration 10. 4 point masses each of mass m kept at the four corners of a square of side length a. Find the moment of inertia of the system about axis CD. So we have to find moment of inertia about axis CD. All right. Now we have given
4-point masses placed at the vertices. ऑलराइट बच्चों, सो अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर पॉइंट मास की वजह से फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर, where r is perpendicular distance of that mass from the axis of rotation. All right. Now we have to find moment of inertia about axis CD, about this axis CD axis. We have to find moment of inertia about this axis CD. So the moment of inertia about axis CD will be sum of all the moment of inertia due to all the masses. Now let's talk about this mass. The mass situated at point B, that is on the vertices B. Since this mass is situated on the axis, we have to find moment of inertia. So moment of inertia due to this mass will be 0. Moment of inertia due to this mass will be 0. Now come to mass placed at here, placed at this vertices A. Let's say this is A. So perpendicular distance of this mass from CD axis will be this. अच्छा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि ये होगा, याद रखिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस. दिस इज द आर. आर परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा. दिस इज द आर परपेंडिकुलर. अगेन सिमिलरली फॉर दिस मास आर परपेंडिकुलर विल बी दिस, and for this mass r perpendicular will be this. Basically it is diagonal of this square, and diagonal of a square, as we know that from right angle triangle we can get under root a square plus a square, that is root 2 times of a. All right, so mass placed at this point, let's say I am naming it A, this one is B, this one is E, and this one is F. So mass placed at vertices F will be at root 2 a distance from axis CD. I will be mass m into distance, perpendicular distance is root 2a whole square, plus this mass which is placed at A and E have same perpendicular distance. Let's calculate one perpendicular distance. All right, so this point is, this is A. As we know that this is A. Okay, and we have to find this one. This is A, and perpendicular distance, this will be equal to this, that is we can say that a upon root 2. root 2a का हाफ करेंगे a upon root 2. तो बच्चों हमें दो चीजें पता है, एक तो ये पता चल चुका है a by root 2, एक ये पता है a. एक और चीजें देखिए आप, अगर आपको ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? कि सर 45 डिग्री एंगल बना रखा है, हमें ये पॉइंट पता है, तो हम सिंपली ये आर परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं. साइन 45 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. हियर ए साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज. तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि साइन 45 इज परपेंडिकुलर, दैट इज आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हियर इज ए. ए साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर. बच्चों आर परपेंडिकुलर आ गया ए अपॉन रूट 2. ऑलराइट, नो आप कहोगे कि सर इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. ए हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया ए बाय रूट 2, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं. आइए कर लेते हैं एक बार. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस का बेस स्क्वायर, दैट इज ए अपॉन रूट 2 स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2. नाउ वी कैन see here a square minus a square by 2 is equals to r perpendicular का square. 2a square minus a square, that is a square by 2 is equals to r perpendicular का square. From here we can get r perpendicular is a upon root 2. क्या सेम रिजल्ट आया बच्चों? तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, अब दोनों का दोनों मास सेम आर परपेंडिकुलर पे है, तो अपन लिख सकते हैं m इंटू ए बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस का m इंटू ए बाय रूट 2 का स्क्वायर. फाइनल आंसर देखते हैं ICD का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस CD विल बी m रूट 2 का स्क्वायर टू a स्क्वायर.
प्लस का m a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस m a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 2 ma square plus ma square by 2 ma square by 2 is basically m 2 ma square by 2 2 got cancel out 3 ma square will be our perfect answer. All right bachcho, so 3 ma square is our correct answer. Illustration number 11. Calculate the moment of inertia of a ring having mass m, radius r and having uniform mass distribution about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of ring. All right, तो अपने पास given है क्या यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिंग दे रखा है, मास m एंड रेडियस r का. लेट्स से मास m और ये ले लिया हमने रेडियस इसका r. ऑलराइट, मास m एंड रेडियस r. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दैट मीन्स जो हमारा एक्सिस होगा, लेट्स से अगर हमारा रिंग जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है वो जेड एक्सिस के अबाउट है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रिंग. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए अपन डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, दैट्स वाई अपन डायरेक्ट आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर यूज नहीं कर पाएंगे. देन करना क्या है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए अपन क्या करते थे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते थे, है ना. तो इंटीग्रेशन का हेल्प अपन लेते थे, इसके लिए अपन क्या करते थे, थोड़ा सा एलिमेंट, एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट अपन कट कर लेते थे. लेट्स से हमारे पास रिंग है, इस रिंग को हमने आर डिस्टेंस पे जाके क्या किया है, आर डिस्टेंस पे जाके हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कट कर लिया है. आर डिस्टेंस पे जाके हमने एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट कट किया है. लेट्स से मास ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट इज dm. ओके, dm मास r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे dm मास. So di can be calculated as di will be a small mass, that is dm, into perpendicular distance r का square. For net moment of inertia I, we have to find integration of di. And integration of di is basically integration of dm into r square. Alright, here r is constant, radius will not change. Okay, so r will be constant, r square को बाहर किया हमने, integration of dm, integration of dm, sum of all infinitesimal small dm element will give us m. Alright, so integration of dm will basically give us m. Moment of inertia of this circular ring of mass m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the center will be, passing through its center and perpendicular to the plane of this ring will be mr square. I equals to mr square will be our final answer. Illustration 12. Find out the moment of inertia of figure shown is having mass m and radius r and having uniform mass distribution about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Again, the axis will be perpendicular to the plane and it is passing through the center. We have figure A, B and C. Figure A is basically a semicircular ring. Figure B is a sector and figure C is a circular arc. All right. We have to find, in each case ABC, we have to find moment of inertia about the axis given. Okay, let's start from A. Figure A. Okay, क्या करते थे अपन, सर छोटा सा एलिमेंट R पे डिस्टेंस पे जाके हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे, यहाँ भी ले लेते हैं. लेट्स से यहाँ पे छोटा सा हमने dm मास का एलिमेंट ले लिया. क्या कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो वो dm मास जो है वो r डिस्टेंस पे ही होगा सेंटर से, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर. सो इस dm मास की वजह से अगर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे अपन तो di विल बी dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r स्क्वायर. ऑलराइट, एंड नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ di. इंटीग्रेशन ऑफ di विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर. I कांस्टेंट है, बाहर करते हैं तो आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ डी है, अगेन सारे छोटे छोटे डीएम एलिमेंट को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या टोटल मास एम देगा. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अगेन एम आर स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ से अपन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया, मास एम रेडियस आर का, तो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आया. अब अगर अपन एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं विद सेम मास एंड सेम रेडियस, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है. नाउ कम टू सेक्टर पार्ट. सेक्टर के लिए कैलकुलेट करते हैं. क्या अपन आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा डीएम मास का एलिमेंट ले लें,
एक इनफाइनेटेसिमल डीएम मास का हमने क्या किया, अगेन एक एलिमेंट ले लिया। क्या इस सेक्टर के जितने भी डीएम मास होंगे वो अगेन आर डिस्टेंस पे ही है सेंटर से। तो नाउ वी कैन आल्सो से दैट डी आई इज अगेन डीएम इनटू आर परपेंडिकुलर, दैट इज आर का स्क्वायर। फॉर नेट एक्सेलरेशन आई नेट we will integrate dm into r square, r square being constant taken out of the integration sign for r square into dm. Integration of all the, that is summation of all the dm's will give us m, and I net here is again m into r square. I net is again m into r square, कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी आई नेट एम आर स्क्वायर आया था, अब भी। तो अगर अपन शेप चेंज भी कर दे रहे हैं फ्रॉम सेमी सर्कुलर टू सेमी सर्कुलर टू सेक्टर, चेंज कोई भी नहीं आ रहा है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं अपन सी पार्ट भी, आप देख लो। सी पार्ट में हमने एक आर्क ली। क्या इस आर्क में जितने भी छोटे छोटे से डीएम मास है वो सब अगेन सेंटर से आर डिस्टेंस पे ही है। सो वी विल से that in part C again di will be integration of dm into r square, and फिर से हमारा वही काम, आर स्क्वायर को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm will give us m, total mass m into r square. This will be the moment of inertia dot center axis passing through center and perpendicular to the plane of the structure. ऑलराइट, तो हर एक केस में अगर अपन देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 केस देख लिया। सेमी सर्कुलर रिंग में एम आर स्क्वायर, कंप्लीट रिंग में एम आर स्क्वायर, सेक्टर है एम मास रेडियस आर का, देन एम आर स्क्वायर। कोई आर्क है हमारे पास, सर्कुलर आर्क है एम मास रेडियस आर का, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो अगेन क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर ही है, और इस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आ रहा है। ऑलराइट, illustration number 30. Calculate the moment of inertia of a uniform rod of mass m and length l about an axis 1, 2, 3 and 4. ऑलराइट बच्चों, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म रॉड का, जिसका मास m है, लेंथ l है, सारे के सारे एक्सिस आपको गिवन है 1, 2, 3। आ जाओ, क्या की कॉन्सेप्ट है सर इस प्रॉब्लम में? की कॉन्सेप्ट एक ही है कि रॉड जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हम सर डायरेक्ट आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में, बिकॉज पॉइंट मास नहीं है। तो पॉइंट मास नहीं है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उस एक्सिस से छोटा सा, मतलब कोई एक डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं। एलिमेंटल लेंथ में छोटा सा एलिमेंटल मास होगा, उस छोटे से एलिमेंटल मास को अब हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड देन अपन क्या करेंगे, उससे छोटा सा डी आई निकालेंगे, और डी आई को इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर दैट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, तो आज जो सबसे पहले हमारा क्या काम है, अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं एक्सिस 1 के अराउंड। ये रहा हमारा एक्सिस 1, इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आ जाओ बच्चों, करते हैं। सो क्या करें, रॉड को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए मैं कहता हूं कि आप एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट ले लो। एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट में क्या छोटा सा मास भी होगा, डीएम मास। एंड बच्चों, मास कैन बी रिटन एज डीएम मास कैन बी रिटन एज टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ एल। टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ एल इनटू हमें कितना लेंथ में चाहिए, छोटा सा dx लेंथ में चाहिए था, हमें छोटा सा dx लेंथ में चाहिए। सो dm को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक बार मैं साइड में बच्चों आपको dm लिखना सिखा देता हूँ। सर, एक हमारे पास l लेंथ का रॉड है, इस पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो l लेंथ के रॉड पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, m। तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा, तो आपको हो गए m बाई एल। डी एक्स लेंथ पे क्या होगा, आपको हो गए एम बाई एल इंटू डी एक्स। क्योंकि सर ये तो यूनिटरी मेथड, तो बेसिकली यूनिटरी मेथड की तरह ही अपन ट्रीट कर रहे हैं। डी एम मास लिखना है, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। ऑलराइट, तो कहोगे सर डी एम तो लिख लिया, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो क्या अब हम डी आई लिख लें, एक छोटा सा डी आई विल बी छोटा सा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। And for complete moment of inertia due to complete rod, I can be written as integration of di, that is integration of dm into x square. Now, x will vary from x
अगर बच्चों यहाँ पे इस एंड पे रखते हैं तो x की वैल्यू 0 होगा, एंड इफ वी इंक्रीज x फ्रॉम दिस लेफ्ट एंड टू राइट एंड, सो x here will be x is equals to l. So limit of x will be from 0 to l. Limit of x will be from 0 to l. I hope बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. I is equals to integration of dm. dm will be written as m upon l into dx into x square, and the limit will be from 0 to l. कांस्टेंट टर्म को बाहर अपन कर लेते हैं, m कांस्टेंट बाहर, l कांस्टेंट बाहर, m अपॉन l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l. All right, so I is equals to m upon l, integration of x square will be x cube by 3, limit from 0 to, it can be written as m upon l. Upper limit is x square, upper limit will be l cube by 3 minus 0 cube by 3. All right, upper limit minus lower limit. So I will be written as m upon l, l cube by 3. क्या एक l ने एक l को कैंसिल आउट किया तो l स्क्वायर हो गया. इट इज m l स्क्वायर बाय 3. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be m l स्क्वायर बाय 3 अबाउट which एक्सिस, अबाउट एक्सिस 1. क्या बच्चों ये जो 1 है हमारा, ये जो 1 एक्सिस है, क्या ये रॉड के एंड पे है, क्या ये परपेंडिकुलर टू द रॉड भी है? तो यहाँ से कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its end and perpendicular to rod and perpendicular to rod is m l square divided by 3. m l square divided by 3. All right, now come to second axis of rotation, that is I2. All right, I2, this is I2, this is here I2. क्या करें बच्चों I2 के लिए? आप कहोगे कि सर I2 के लिए आप क्या करो ना, इस एक्सिस से x अगेन हमें तो ब्रेक ही करना पड़ेगा बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है. तो इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लो dx लेंथ का. मास अगेन dm ही होगा. मास का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बच्चों हमने सब पहले कर रखा है, एज इट इज पुट करने वाले हैं. सो यहाँ से भी मैं लिखूंगा I2 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर. अगेन आपने dm मास का जो एलिमेंट लिया है वो सेकेंड एक्सिस से x डिस्टेंस पे लिया है. क्या dm हम फिर से वही लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx एंड एक्स स्क्वायर. जो भी कांस्टेंट है उसको अपन बाहर करते हैं. मास m कांस्टेंट, लेंथ l कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब बच्चों यहाँ से ध्यान समझिएगा आप, x वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है. आप कहोगे कि सर इस केस में x को मैं यहाँ से बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक है, क्या सेंटर ऑफ मास है. एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके मिड पॉइंट पे होता है. तो मिड पॉइंट से अगर आप राइट जाओगे तो लेंथ क्या x बढ़ते 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 l/2 हो जाएगा. क्या मिड पॉइंट से लेफ्ट जाओगे तो लेंथ क्या -l/2 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0. तो अब की बार बच्चों सेंटर ऑफ मास पे लिया आपने, तो x इज इक्वल्स टू 0 से आप जब राइट जाओगे तो +l/2, आप जब लेफ्ट जाओगे तो -l/2 दिखेगा. दोनों एक्सट्रीम पता चल गया. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. सो द लिमिट विल बी -l/2 से +l/2. बस ये डिफरेंस था बच्चों इस बार लिमिट लिखने का. हमने लिखा m अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी x क्यूब बाई 3, बट लिमिट विल बी -l/2 टू +l/2. मैं कहता हूँ बच्चों 3 को भी बाहर कर लेते हैं, m अपॉन 3l बाहर हो गया. l/2 का होल क्यूब अपर लिमिट माइनस का -l/2 का होल क्यूब लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने. आ गया हमारे पास m अपॉन 3l, l क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, और माइनस का l क्यूब बाई 8 दैट इज प्लस का l क्यूब बाई 8. वी कैन राइट m अपॉन 3l 2 टाइम्स ऑफ l क्यूब बाई 8. 2 1 जा 2 4 जा 1l will cancel 1l,
that is ml square divided by 4 3 is 12. So moment of inertia about axis 2 will be ml square by 12. We can also write it like this, कि moment of inertia of a uniform rod about its center of mass, or you can say midpoint, and perpendicular to the rod. Moment of inertia of uniform rod about the center of mass and perpendicular to the rod will be ml square upon 12. Will be ml square upon 12. All right. Now come to third axis, that is axis third I3. We will calculate moment of inertia about third axis, that is I3, and let us see this third axis. This third axis is passing through the rod itself. This axis 3 will passing through the rod itself, as we know that when mass is located on the axis of rotation itself, then axis of rotation about that point will be 0. So I3 comes out to be 0. I3 will come out to be 0. Now what is the moment of inertia about I4? I4 axis 4 is at distance d. Axis 4 is at distance d. Okay, axis 4 is at distance d. So we can use here parallel axis theorem. Moment of inertia of axis passing through center of mass. This axis is moment of inertia is 0, and we have to find moment of inertia about axis number 4, which is parallel to I3, which is parallel to axis passing through 3. So I4 can be calculated by using parallel axis theorem. By using parallel axis theorem, I4 will be ICOM, and here ICOM is I3 plus m into mass m into dA square. I3 is here 0, that's why I4 will be mdA square. ऑलराइट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है बच्चों। हर एक एक्सिस के बाद हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो मास इनफैक्ट कैपिटल है, तो आप इसको ना कैपिटल कर दो। कैपिटल मास, रॉड का मास कैपिटल एम है, तो m इंटू डी एस को I4 विल बी एम डी एस पर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। Illustration 40. Determine the moment of inertia of a uniform rectangular plate of mass m, side b and length L about an axis passing through the edge B in the plane of plate. ऑलराइट, हमें क्या करना है, ये जो y डैश एक्सिस दे रखा है बच्चों, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगेन अगर की कॉन्सेप्ट की अपन बात करें तो की कॉन्सेप्ट तो भैया एक ही है कि सर जो गिवन है हमारा स्ट्रक्चर वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है, और अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है तो अपन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, और कोई चारा है नहीं। इंटीग्रेशन करने के लिए अपन इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट को चूज करते हैं। अगर हमारे पास गिवन है अब रेक्टेंगुलर प्लेट, और रेक्टेंगुलर प्लेट का लेंथ एल और विथ बी दे रखा, हम इसको सर तोड़े कैसे, है ना, इसको अपन जो है इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में तोड़े कैसे। तो रेक्टेंगल को आप तोड़ सकते हो कैसे, स्ट्रिप लेके। आप रेक्टेंगुलर शेप का क्या करो, पतला पतला सा स्ट्रिप ले लो। ठीक है, लेना शुरू करते हैं। कहाँ से ले स्ट्रिप, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उससे लेते हैं अपन। लेट्स से यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस गया, और यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप ले लिया है, थिकनेस में रख रहा हूँ, बहुत ही कम थिकनेस रखा हुआ है, dx थिकनेस, ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको इस एलिमेंट को, ये हमारा वो एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का मैंने क्या किया है, मैंने इस एलिमेंट का थिकनेस बहुत ही कम रखा है, dx थिकनेस रखा है। ऑलराइट, और इसका अगेन लेंथ क्या होगा सर, तो लेंथ तो b ही होगा जो कि आपको गिवन है। तो लेंथ क्या होगा, b होगा इस एलिमेंट का जो कि गिवन है हमें, एंड थिकनेस हमने बहुत ही पतला सा क्या रखा है, dx थिकनेस रखा। क्या इस एलिमेंट के पास अब जो मास होगा वो dm मास होगा, और वो मास बहुत ही छोटा होगा।
और जो बहुत ही छोटा सा मास है इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट मास की तरह। सो पॉइंट मास की तरह अगर कंसिडर करें तो फिर से वही काम कि आई कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू हेयर एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एक्स स्क्वायर, और आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन वी कैन राइट आर स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ डीएम को कैसे लिखा जाए? ठीक है, डीएम को कैसे लिखा जाए? डीएम इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया। पहले तो लिखते हैं मास पर यूनिट एरिया, बिकॉज अब की बार हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, जो पूरा का पूरा मास डिवाइड है वो उसके एरिया पे डिवाइड है। ऑलराइट, सो मास, टोटल मास m डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी। और हमें कहाँ चाहिए? क्योंकि सर हमें तो वो छोटा सा डी ए एरिया पे चाहिए। वो जो छोटा सा डी एरिया है उसको हम लिख कैसे सकते हैं? तो लेंथ है b और थिकनेस है विद है dx, सो b इंटू डी एक्स। एरिया को मैंने लिखा b इंटू डी एक्स, बी गेट कैंसिल आउट, सो dm विल बी m अपॉन l इंटू डी एक्स। ऑल राइट, m अपॉन l इंटू डी एक्स। ठीक है, dm हमने लिख लिया m अपॉन l इंटू डी एक्स। ना इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डी आई लिखते हैं। डी आई विल बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एलिमेंट का जो एक्सिस है वाई वाई डैश, उससे एक्स डिस्टेंस, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। आई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम कैन बी रिटन एज एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मास क्या कांस्टेंट है, बाहर करें, लेंथ कांस्टेंट बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट कहाँ से कहाँ रखें सर? सो एक्स वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है? एक्स को जब आप इस एंड पे रखोगे, एक्सिस वाले एंड पे, तो एक्स की वैल्यू 0 है, और एक्स को जब बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ पे लेके आओगे तो एक्स की वैल्यू एल है, 0 से एल। तो बहुत ही सिंपल है लिमिट रखना 0 से एल। ठीक है, चलो, I is equals to m upon l. Integration of x square can be written as x cube by 3 and the limit will be from 0 to l. क्या हमने m upon l क्यूब बाय 3 अपर लिमिट लिख लिया, माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर लिया। यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ रहा है m अपॉन l इंटू एल क्यूब बाय 3। क्या एक एल ने एक एल को कैंसिल किया, एम एल स्क्वायर बनाया, तो एम एल स्क्वायर बाय 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। ऑल राइट, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इज आवर करेक्ट आंसर। Illustration 15. Find moment of inertia about an axis passing through the end perpendicular to the rod, where lambda is lambda naught 1 plus x by l. बच्चों लैम्डा अपन कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो लैम्डा इज लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल, दैट मीन्स लैम्डा इज वेरिंग। लैम्डा क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। दैट मीन्स ये जो रॉड है हमारे पास गिवन, ये रॉड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब आगे सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व करने का तो वही तरीका है, ये चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट लेंथ में जो एलिमेंटल मास होगा उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करके एक्सिस से डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर कर लेते हैं एंड देन इंटीग्रेट करके नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो स्टोरी सारा कुछ वही है, की कॉन्सेप्ट यही है। अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट का, तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा डी आई होगा वो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ और आई के लिए अपन क्या करेंगे? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस रॉड की अगर अपन बात करें तो इस रॉड के इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने डी एक्स लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। डी एक्स लेंथ के छोटे से एलिमेंट में जो मास होगा उस मास को मैं डी एम कहता हूँ। डी एम विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स, डी एम विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स, वेर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। ऑल राइट, इंटू डी एक्स हमें कितने में चाहिए? डी एक्स में चाहिए। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स।
लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। नाउ इस छोटे से पॉइंट मास को अपन पॉइंट मास की वजह से अगर अपन इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लिखना चाहे बच्चों, तो छोटा सा इनर्शिया डी आई होगा, एंड डी आई विल बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। I will be integration of dI, that is integration of dm into x square. All right. So I can be written as I is equals to, ओके, dm को अपन चलिए लिखते हैं, dm हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को अपन ऐसे लिख ले बच्चों, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, और इनफैक्ट इसके पास एक और एक्स है तो एक्स क्यूब बाय एल। दोनों आइटम को अपन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं लैम्डा नॉट एक्स बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर, सो लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाय एल, और डी एक्स है तो डी एक्स। लिमिट के लिए एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो अगेन आप कहोगे कि सर जब इस एक्सिस पे ही हमारा एक्स रहेगा तो जीरो, और यहाँ जब जाएगा तो एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी। सो जीरो से लेके एल तक हमारा एक्स वेरी कर रहा है, फ्रॉम जीरो टू एल, जीरो टू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट विल बी जीरो टू एल, प्लस का लैम्डा नॉट बाय एल कांस्टेंट है, बाहर किया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाय 4, लिमिट विल बी जीरो टू एल। बच्चों यहाँ से लैम्डा नॉट आ गया, एल टू द पावर 3 बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो रहने देते हैं, प्लस का लैम्डा नॉट बाय एल अपर लिमिट एल टू द पावर 4 बाय 4, लोअर लिमिट जीरो है, रहने देते हैं। देखें आप तो एल ने एल को कैंसिल आउट करके एल क्यूब बना दिया। यहाँ पे अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा है बच्चों, आई इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एल क्यूब बाय 3 प्लस का लैम्डा नॉट एल क्यूब बाय 4। 3 एंड 4 एलसीएम लिया हमने, 12 हो जाए, 3 4 जा 4 लैम्डा नॉट एल क्यूब प्लस 4 3 जा 3 लैम्डा नॉट एल क्यूब। Here I is equals to 4 plus 3, that is 7 lambda naught L cube divided by 12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है बच्चों अपने पास वो क्या आ रहा है, 7 lambda naught L cube upon 12, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Illustration 16, determine the moment of inertia of a uniform disk having mass m, radius r, about an axis passing through center and perpendicular to the plane of disk. ऑलराइट बच्चों, सो हमारे पास इस बार जो गिवन है वो बॉडी है यूनिफॉर्म डिस्क, और बच्चों यूनिफॉर्म डिस्क जो है वो अगेन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस चल रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, और छोटे से एलिमेंट में जो डीएम मास होगा उसको अपन कंसिडर करेंगे पॉइंट मास की तरह, एंड देन अपन क्या करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट डीएम, एंड देन डी आई विल बी डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब कहानी तो आपको पता है कि सर करना कैसे है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी पता है, तो की कॉन्सेप्ट वही है कि पहले आप छोटा सा डीएम मास लो, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डी आई निकालो, एंड देन आपको इंटीग्रेशन करके आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यहाँ है मसला कि सर यूनिफॉर्म डिस्क को अपन कैसे छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले तो कैसे ले। मैं कहूँगा बच्चों यूनिफॉर्म डिस्क है तो डिस्क को एलिमेंटल लेंथ अपन रिंग की तरह ले सकते हैं। डिस्क को अगर आपको फिगर में दे भी रखा है, छोटा-छोटा सा रिंग अगर बना ले आप, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे, तो आपको एक प्रॉपर डिस्क आपको मिल जाएगा, है ना? तो हमने किया क्या है, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया है। आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का हमने क्या किया, एक रिंग ले लिया है। ये जो एलिमेंटल रिंग है, क्या इस पे मास भी होगा बच्चों? कितना मास होगा? तो आप कहोगे डीएम मास होगा सर। आइए इस डीएम मास को पहले लिखते हैं। डीएम मास क्या डिस्क पे पूरा का पूरा इनिशियल जो एम मास का डिस्क है और रेडियस आर का, तो अगर अपन बात करें कि सर इस बार मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मैं कहूँगा डिस्क है तो पूरे सरफेस पे होगा। दैट मीन्स सिग्मा आएगा सरफेस पे। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया, ये जो एम मास है वो पूरे डिस्क पे फैला हुआ है और डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर। हमें लेकिन कितने एरिया में चाहिए, आप कहोगे सर हमें तो छोटा सा जो एरिया होगा रिंग का उस पे चाहिए।
अब आ जाओ भाई, रिंग का एरिया हमें फाइंड करना है। ये हमारा रिंग था, इस रिंग का रेडियस क्या था, स्मॉल आर। इस रिंग का थिकनेस क्या है, तो डी आर। मैं कहता हूं कि इस रिंग को आप पकड़ के ऐसे करके स्ट्रेच करो, इस रिंग को दोनों एंड से ऐसे, यहाँ पे एक एंड ले लो, यहाँ पे एक एंड ले लो, ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करो, तो क्या आपको ये रिंग कुछ ऐसा दिखेगा? आपको ये रिंग कुछ ऐसा दिखेगा? अगर मैं बात करूं कि इसका लेंथ क्या होगा, तो आपको सर जो जो हमारे रिंग का पेरीमीटर होगा वही लेंथ हो जाएगा इसका। सो लेंथ विल बी 2πr। एंड थिकनेस क्या होगा, अगर बच्चों आप कहोगे थिकनेस, तो सर वही डी आर रहेगा। थिकनेस तो वही डी आर रहेगा। तो हम कहते हैं लेंथ इंटू विथ, दैट इज 2πr इंटू डी आर। सो डी ए बच्चों यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2πr इंटू डी आर। ठीक है, चलिए डीएम को लिख दिया जाए। डीएम विल बी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2π स्मॉल आर डी आर। बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है सर, पाई ने पाई को कैंसिल आउट किया, डीएम आ गया अपने पास एम अपॉन आर स्क्वायर टू आर डी आर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए डीएम की वैल्यू तो आ चुका है, बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, डी आई। डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। बच्चों क्या एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, बिल्कुल सर यही तो एक्सिस है। एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है हमारा डीएम मास का एलिमेंट, यस, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए। क्या रिंग का बेसिकली डी एम इंटू आर स्क्वायर हमने पहले भी प्रूव कर रखा है, कर रखा है। हमने पहले भी डिराइव कर रखा है कि एक रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ एम को डी एम कर लिया, इंटू आर स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से भी इसको रेफर डायरेक्ट कर सकते हो। नाउ डी एम की वैल्यू 2mr अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटू आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपको डी आई क्या आ रहा है, डी आई आ रहा है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आर क्यूब डी आर। सो हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी, क्या 2m बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया जाए, ना मास चेंज होगा ना रेडियस चेंज होगा, तो अंदर इंटीग्रेशन के आर क्यूब रहेगा और डी आर रहेगा। अब आते हैं बच्चों कि ये आर वेरी कहाँ से कहाँ करेगा। तो प्यारे बच्चों आप अगर देखें, यहाँ ध्यान समझें, तो हमारा आर यहाँ पे तो जीरो है, आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, और यहाँ से चलते 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 जब आप इस यहाँ पे आओगे तब आर की वैल्यू तो आर हो जाएगी, जो कि डिस्क का रेडियस है। तो आप कहोगे कि सर आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू आर। ऑल राइट, यहाँ से हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब को आर टू द पावर 4/4 लिखता हूँ, जीरो से आर लिमिट लिखता हूँ, आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर। 4 को बाहर कर लेते हैं बच्चों, तो अपर लिमिट आर टू द पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 टू द पावर 4, 0 हो जाएगा। सो आई कम्स आउट टू बी 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4। आर स्क्वायर ने आर टू द पावर 4 को आर स्क्वायर बनाया, 2 1 जा 2 2 जा, सो आई कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाय 2। ये बिल्कुल सही है बच्चों, याद भी रखने लायक है कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, जो एक्सिस पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ऑलराइट, mr square by. Illustration 17, calculate the moment of inertia of a uniform disk of mass m and radius r about a diameter। बच्चों जब भी डायमीटर के अलॉन्ग हमें कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में जरूर सोचें। क्यों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, लेट्स से हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने एक डिस्क ले लिया, एक डिस्क मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। इस डिस्क का अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ऑफकोर्स डिस्क सिमेट्रिक है, तो जितने भी डायमीटर मैं चाहे ड्रॉ कर लो, जितने भी डायमीटर मैं ड्रॉ करूँगा, क्या बच्चों सब का सब जो है वो सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। सब में क्या है, सिमिलैरिटी है, सबका सब आइडेंटिकल डायमीटर होगा, होगा। अगर आइडेंटिकल डायमीटर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसके सेम ही आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं सर। तो दैट मीन्स आई एक्स आई वाई ये सब क्या होगा, सेम होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहता है कि आई जेड शुड बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, वेर आई जेड
आई एक्स एंड आई वाई ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों के तीनों जो एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स और वाई तो दिख ही रहा है और ऑफकोर्स जेड भी उसके साथ तो परपेंडिकुलर ही है। सो बच्चों अगर यहाँ पे इस फिगर में मैं बनाऊँ आपके लिए जेड एक्सिस, तो एक्स अगर मैं इसको कह दूँ, वाई इसको कह दूँ, तो ऑफकोर्स जेड कुछ यहाँ से पास कर रहा होगा अंदर की तरफ, अंदर से बाहर ऐसे एक एक्सिस। सो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब कहोगे कि सर आई जेड तो हमें पता ही है, क्योंकि हमने इससे पहले एक डेरिवेशन देखा है जिसमें आई जेड की वैल्यू आ रहा था एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग होता तो एम आर स्क्वायर हो जाता। कहोगे कि सर आई जेड पता है, आई एक्स और आई वाई सिमेट्री है, बाय सिमेट्री वी कैन से दैट आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। सो आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई अपन कह ही सकते हैं, डायमीटर है, डायमीटर है, सिमेट्रिक है, डायमीटर की सिमेट्री लगी हुई है, सबका सब सेम होना चाहिए। सो आई जेड इज एम आर स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई को क्या मैं आई एक्स से लिख दूं। तो बच्चों यहाँ से आई एक्स प्लस आई एक्स क्या हो जाएगा, 2 IX, और यहाँ पे आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2। आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई एक्स विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्या इतना ही आई वाई भी होगा? बिल्कुल। तो जितने भी डायमीटर हैं सबके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, अगर हमारे पास एक डिस्क रहा। रिंग रहता तो एम आर स्क्वायर बाय 2, और ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। Illustration 18. Two uniform identical rods, each of mass m and length L, are joined to form a cross as shown in figure. Find the moment of inertia of the cross about a bisector as shown dotted in figure. तो बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करना है, ये जो हमारा दिख रहा होगा आपको डॉटेड एक्सिस, इसके अबाउट, और दिस इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है। अगर इस बाइसेक्टर को अपन बात देखें बच्चों, तो क्या इसको मैं 1 कह दूँ, इसको मैं अगर 2 कह देता हूँ, दोनों का दोनों बाइसेक्टर क्या सिमेट्रिक नहीं लग रहा है आपको? सर बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों का दोनों बाइसेक्टर सिमेट्रिक है। ऑलराइट, एक और चीज़ है देखिए बच्चों, हमें इसी बाइसेक्टर के अबाउट क्या करना है, किसी भी एक बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एक और चीज़ अगर अपन देखें तो इस दोनों रॉड को आप देखें तो दोनों रॉड इस मिड पॉइंट पे आके क्या किया गया है, ऐसे लग रहा होगा कि हिंज कर दिया गया और यहाँ से इसको रोटेट किया जा रहा है किसी भी एक बाइसेक्टर के अलावा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में आपको दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है कि जो आई जेड होता है दैट इज गिवन बाय आई एक्स प्लस आई वाई। सो आई जेड इज बेसिकली आई एक्स प्लस आई वाई, ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। अगर अपन रॉड की बात करें तो हमने अभी जस्ट बात किया है कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12। बच्चों दो रॉड है तो दोनों रॉड की वजह से एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। एक और चीज़ है, अगर हम सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस को देखें तो वो एक्सिस तो कुछ ये है, ऐसे करके जा रहा होगा दोनों रॉड के अबाउट। क्या मैं उसको आई जेड कह सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कह सकते हैं? क्या 2 को मैं आई एक्स कह दूँ और 1 को जो मैं मार्क किया उसको आई वाई कह दूँ? आप कहोगे सर यहाँ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं अपन, काम हो जाएगा आसान। आई जेड की वैल्यू बच्चों हमें पता है, आई जेड इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, एंड दो रॉड है तो 2 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 12 कर लिया हमने, तो 2 1 जा 2 6 जा आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, आई एक्स और आई वाई बाई सिमेट्री वी कैन से दैट बोथ आर सेम। जितना आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आई वाई के अबाउट आएगा, तो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई एक्स। ठीक है, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई बाई सिमेट्री, बाय सिमेट्री। ऑलराइट बच्चों, सो आई जेड की वैल्यू आया था एम एल स्क्वायर बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। आई एक्स इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 6 इंटू 2 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, सॉरी अबाउट इट्स बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, वो हमारे पास आ चुका है कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो अब आप चाहे तो इस आई एक्स को भी एम एल स्क्वायर बाय 12 कह सकते हैं, आई वाई भी हमारा एम एल स्क्वायर बाय 12 हो सकता है। ठीक है,
दोनों का दोनों जो बाइसेक्टर है वो सिमेट्रिक है। सो दोनों का दोनों आई एक्स एज वेल एज आई वाई हमारा ml²/12 हो जाएगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। Illustration 19. In the figure shown, find moment of inertia of a square plate having mass m and sides a about an axis 2 passing through point C, center of mass and in the plane of the plate. तो बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक्सिस 2 के अबाउट। ये है हमारा एक्सिस 2, दैट इज आई डैश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश से रिप्रेजेंट किया है। आई डैश हमें फाइंड आउट करके बताना है। अगर अपन देखें इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर प्लेट है इसके दो डायगोनल आपको दिख रहा होगा। एक डायगोनल आपको ये दिख रहा होगा 2 और एक दिख रहा होगा 4। ऑलराइट बच्चों, ये दो डायगोनल दिख रहा होगा। दोनों डायगोनल के आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, टोटल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों का दोनों डायगोनल क्या है बच्चों, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहते हैं। यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होगा? यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है हमें कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आई एक्स और आई वाई को तो I2 और I4 लिख सकता हूँ। और दोनों आई डैश है। ऑफ कोर्स डायगोनल जो है सिमेट्रिक होगा, तो आई डैश प्लस आई डैश दैट इज 2 आई डैश, ये तो मैंने लिख दिया। आई जेड की क्या करें? आई जेड इज बेसिकली एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर प्लेट। सो आई सी अगर अपन फाइंड करते हैं, दैट इज आई जेड को हम ऐसे भी कह सकते हैं। वो कैसे आएगा? वो देख लेते हैं एक बार। सो आई जेड इज बेसिकली मास m अपॉन 12। स्क्वायर प्लेट के लिए लिख रहे बच्चे, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेट क्या होता है m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या a और b दोनों सेम है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज m अपॉन 12 इंटू 2a स्क्वायर कैन बी रिटन एज m अपॉन 6a स्क्वायर। ये हमारा आई जेड आ चुका है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आई जेड को हमने लिखा m/6a² विच इज इक्वल्स टू 2 आई डैश कम्स आउट टू बी ma²/6 2 12। ये हमारा वैल्यू आ चुका है आई डैश का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायगोनल के वॉट कितना फाइंड आउट करिए स्क्वायर प्लेट के लिए, ma² अपॉन 12। Illustration number 20. Find the moment of inertia of a uniform sphere of mass m and radius r about a tangent if the sphere is solid and hollow। तो बच्चों हमारे पास दो दो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंट के अबाउट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा वो टेंजेंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये सॉलिड स्फीयर का और ये रहा हमारा होलो स्फीयर का। की कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाए? तो की कॉन्सेप्ट है इस बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं अपन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड आउट करके अपन क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट टेंजेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। ICOM क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो ये जो हमारा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ आपको एक्सिस दिख रहा होगा। ये जो हमारा एक्सिस है दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यही एक्सिस है। सिमिलरली इसमें जो है ये वाला हमारा जो एक्सिस है ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों एक्सिस आपका क्या है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, अब क्या करना है हमें? तो सर आईसीएम तो पता है, ये MD² का टर्म जो है, तो MD² ये सेंटर से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस D है उसके लिए अपन MD², ये सेंटर से इस पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस D है, तो मास m दैट इज ऑफ सॉलिड स्फीयर एज वेल एज होलो स्फीयर इनटू D²। और D अब की बार अगर अपन देखें तो रेडियस r के इक्वल है। D जो है वो r के तो इक्वल है। तो ये कुल मिला के आपको सारा काम, ये चीज़ें आपको करना है बच्चों। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। फर्स्ट हमारा पार्ट गिवन है किसका? सॉलिड स्फीयर का। फर्स्ट इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मास है m एंड रेडियस इज गिवन एज r। सो हमें ICOM पहले तो पता चल जाए, हमें आई टेंजेंट के अबाउट फाइंड आउट करना है, उसके लिए ICOM पता चल जाए। ICOM क्या है हमारा?
अगर अपन याद करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए था 2/5 mr², 2/5 mr²। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या था, 2/5 mr², प्लस का m इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज एम डी स्क्वायर में m इंटू आर स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 5 + 2 दैट इज 7/5 mr²। तो 7/5 mr² बच्चों हमारा क्या आ गया, सॉलिड स्फीयर के लिए। सिमिलरली आते हैं अपन होलो स्फीयर के लिए। होलो स्फीयर के लिए जो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगेन अपन फाइंड आउट तो करेंगे इसी फॉर्मूला से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, m इंटू आर। m और r हमारा क्या है, अगेन मास रेडियस है। सो आई टेंजेंट क्या आ जाएगा, 2/3 mr²। अब के केस में बच्चों होलो स्फीयर में अपन क्या यूज करते हैं, आईसीएम 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr²। सो 2/3 mr² प्लस mr², दैट इज 2/3 + 3, दैट इज 3 + 2, 5/3 mr²। 5/3 mr² जो है हमारा फाइनल आंसर है टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 7/5 mr² टू 5/3 mr², ये दोनों आंसर। इलस्ट्रेशन 21, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर ऑफ मास m and radius r about a land parallel to the axis of cylinder and on the surface of the cylinder। सो बच्चों हमें की कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज I इक्वल्स टू ICUM प्लस MD²। तो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो एक्सिस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमारा आई नॉट जो है बेसिकली ICUM, एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड इट इज पैरेलल टू द ICUM, पैरेलल भी है। तो ICUM प्लस MD², ये फॉर्मूला हमें यूज करना है आई फाइंड आउट करने के लिए। चलिए I इज इक्वल्स टू ICUM की अगर बात करें, कौन सा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बच्चों, तो जितना रिंग का होता है, रिंग का कितना होता था, mr², इतना ही होलो सिलेंडर का होता है। ठीक है, सो ICUM विल बी mr² प्लस m इंटू डी। दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रहा होगा r के इक्वल है, गिवन है। तो d इज इक्वल्स टू क्या है, r है। तो r क्या स्क्वायर कर लेते हैं, क्या mr² प्लस mr² 2mr² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2mr², और यही हमारा परफेक्ट आंसर। इलस्ट्रेशन 22, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमें फिर से अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करना है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को यूज करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD², वेयर D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस। I एंड ICOM इज सेंटर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको ICM कहते हैं, एंड I जिसके अबाउट हमें फाइंड करना चाहिए, फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I और ICM बोथ आर पैरेलल, I और ICM बोथ क्या है, पैरेलल। एक ये कहानी हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से इस बार एक्सेस पास कर रहा है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास बच्चों हमें पता है कितना होता है। सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3 पाई पे होता है, हालांकि फिगर में गिवन ही है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए अपन फाइंड आउट करें। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ICOM आपसे पूछूं, आईकॉम क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये तो हमें पता है सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना होता है, mr²/2, mr²/2। कहोगे आईकॉम तो हमें पता है mr²/2, एंड जो पास कर रहा है किससे, सेंटर से, सॉरी सेंटर ऑफ मास से नहीं, सेंटर से। तो सेंटर से पास करता हुआ, सेंटर से पास करता हुआ IC, इसको मैं आईकॉम नहीं लिखता हूँ, IC लिखता हूँ। सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है mr²/2। हमें फाइंड करना है ICOM। हमें क्या फाइंड करना है, ICOM के अबाउट क्या होगा ये बता दो। क्या IC और ICM दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन रहा है। ये देखो यहाँ से जो पास करता हुआ जा रहा होगा वो और ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो आज जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I इज इक्वल्स टू आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर। सो आई की वैल्यू हमें पता है, आई सी यू एम फाइंड करना है। आई की वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू। बच्चों आई सी, इस सेंटर के लिए मैंने सी लिखा है। बेसिकली यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आई की जगह हम एम आर स्क्वायर बाय टू लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू आई सी यू एम, ये तो हमें फाइंड ही करना है, प्लस का m इंटू डी। डी क्या है, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई का स्क्वायर कर लेंगे इधर। सो यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस का m, 4r का स्क्वायर दैट इज 16r स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आई सी यू एम। सो यहाँ से आई सी यू एम की वैल्यू अपन लिख लेते हैं। आई सी यू एम इज एम आर स्क्वायर को कॉमन अगर ले लिया मैं तो 1/2 माइनस 16/9 पाई स्क्वायर, ये हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 16/9 पाई स्क्वायर। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया। Illustration 23. Find the moment of inertia of the two uniform joint rods having mass m each about point P as shown in figure using parallel axis theorem। तो बच्चों हमें स्पेसिफिकली कह रखा है कि अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करना है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें P के अबाउट फाइंड आउट करना है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ कोर्स यूज करना है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I is equals to I com plus का m d square, where d is the separation between I and ICM। I और ICM के बीच का जो सेपरेशन है उसी को d कहते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अगर P के अबाउट हमें फाइंड करना है और दो रॉड है, तो फर्स्ट रॉड का, रॉड 1 का P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बड़ा आसान है। आपको एक सर रॉड के वो एंड पॉइंट पे है, रॉड के एंड पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के एंड से पास होता हुआ एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द रॉड होता था क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3। एम लेंथ एल है तो एल स्क्वायर बाय 3। तो रॉड 1 का तो हो गया। रॉड 2 के लिए बच्चों अपन सोचते हैं। देखिए ये है हमारा रॉड नंबर 2, और अगर अपन पॉइंट की बात करें तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ पी को यहाँ पे। ये है हमारा वो पॉइंट P जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस रॉड 2 का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को ढूंढूंगा, बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ICM होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट किया। अगर अपन सेंटर ऑफ मास देखें तो ये भी L/2 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये भी L लेंथ का रॉड है तो ये L/2 और ये भी लेंथ L/2 होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो कुछ सेंटर ऑफ मास से उस P पॉइंट का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो एक्सिस है वो तो यहाँ पे लाई किया है, यहाँ पे है, दिस इज ICM, और जो P है वो यहाँ पे है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D डिस्टेंस ये रहा हमें। क्या हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये L/2 और ये भी L है। So by Pythagoras theorem we can write B square will be L square plus L square by 4, 2 का square 4. So D square can be written as 4L square plus L square, that is 5L square by 4. D can be written as √5 by 2 times of L. ये D हमने लिख लिया। अब रॉड 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है P के अबाउट, वो भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। तो मैं कहूँगा रॉड 2 के लिए IP क्या हो जाएगा, मास है हमारा m इनटू डिस्टेंस कितना है √5/2L, इसका स्क्वायर कर ले तो हो गया md स्क्वायर, प्लस आईकॉम। आईकॉम क्या होता है, एक रॉड का आईकॉम होता है ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P क्या आ जाएगा, m √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस का ml स्क्वायर अपॉन 12, 5/4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 12। 4 और 12 का एलसीएम अपन ले लेते हैं, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 3 जा 5 3 जा 15 ml स्क्वायर प्लस का ml स्क्वायर।
That comes out to be 15 plus 1, 16 ml square by 12. 4 3 जा 4 4 जा, that is 4 by 3 ml square. ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है किसका, रॉड 2 का अबाउट पॉइंट पी. अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी दोनों रॉड का क्या आ जाएगा, पहले का था ml स्क्वायर बाय 3, दूसरे का है 4 by 3 ml स्क्वायर. तो 4 + 1 क्या हो गया 5, 5 by 3 ml स्क्वायर. ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया दोनों रॉड की वजह से. ठीक है.